स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लोब, माई सेल्फ शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे पॉलिटिकल साइंस। सो इन पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उस टेक्स्ट बुक से हम फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है डेमोक्रेसी। सो इसकी हम स्टडी करेंगे। हियर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में सिंपली हम इसके जो डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी आखिर क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, उसके सिंपल मीनिंग, और एक उद्देश्य ये है कि हम उसको अच्छे से समझें, क्लियर वे में समझें कि डेमोक्रेसी आखिर क्या है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। 1.1 हमारा जो है इस सेक्शन इसमें अकॉर्डिंग टू दिस कि जो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन है ना, रूल ऑफ द पीपल। सो अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया था, बहुत अच्छा मतलब कोटेट किया था डेमोक्रेसी का कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, पीपल के द्वारा गवर्नमेंट हुआ, शासन हुआ किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। किसके लिए? पीपल्स के लिए। और ऑफ द पीपल, पीपल का। सो इसमें जो है डेमोक्रेसी क्या ऑफ़र कर रही है? डेमोक्रेसी हमको ये बता रही है, ये हमको ऑफ़र करती है, हमें अवसर प्रदान करती है कि हमको चॉइस है। मीन्स जनता को ये चॉइस है कि हाउ दे वांट टू बी गवर्नड, वो कैसे अपने को गवर्न करवाना चाहते हैं, कैसे वो अपने को शासन द्वारा अपने को गवर्न करवाना चाहते हैं और किसके द्वारा गवर्न करवाना चाहते हैं, है ना, बाय होम दे वांट टू बी गवर्नड। सो ये जो है कि डेमोक्रेसी ये पीपल्स को ऑफ़र करती है, वो चॉइस देती है कि हाउ दे वांट टू बी गवर्न, वो कैसे उनके ऊपर शासन हो, किस प्रकार से शासन चले और किसके द्वारा शासन चले। ये जो है वो किसकी चॉइस होती है? जनता की चॉइस होती है। सो टोटली कहना ये चाहेंगे कि अल्टीमेट पावर जो है वो जनता का होता है। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक से आया है ना, ग्रीक से डेमोक्रेसी शब्द है। और ग्रीक जो वर्ड है, कौन से वर्ड से डेमोक्रेसी आया है? डेमोक्रेटिया। सो डेमोक्रेटिया का अगर हम इसको संधि विग्रह करते हैं, इसको अगर तोड़ते हैं तो डेमोस प्लस क्रेटिया होता है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड से आया है। डेमोक्रेटिया वर्ड है ग्रीक वर्ड, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपल और क्रेटिया मीन्स रूल। इट मीन्स सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। सो इस वर्ड से क्लियर हो जाता है डेमोक्रेसी वर्ड का ही अपना वर्ड मीनिंग जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। अब हम एक सिंपल डेफिनेशन ले लेते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म, एक साधारण जो ये बनेगी अगर हम इस हिसाब से इसको देखें तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rules are elected, rules नहीं, in which the rulers are elected, in which the rulers जो हमारे शासक हैं, rulers are elected by the people। सो यहाँ पे हमको डेफिनेशन पूरी मिल जाती है कि अगर हम सिंपल वे में सिंपल मीनिंग अगर समझते हैं डेमोक्रेसी का कि साधारणतः डेमोक्रेसी के अगर हम परिभाषित करना चाहें, सो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ, डेमोक्रेसी वो रूप है गवर्नमेंट का, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें कि जो है रूलर्स जो हैं वो किन के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? बाय द पीपल। मीन्स कि डेमोक्रेसी जो है वो रूप है गवर्नमेंट का जिसमें कि जो रूलर्स जो हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं किन के द्वारा? पीपल्स के द्वारा। तो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन हो गई है।
यहाँ एक बात क्लियर होती है कि रूल ऑफ पीपल मीन्स कि इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स कि जो रूलर्स होते हैं, जो मतलब जनता का शासन है, रूल जो है वो जनता का रूल है। तो वो जो कारण क्या कि जनता जो है अपने द्वारा जो चयनित जो रूलर्स हैं उनके द्वारा शासन करवाती है। सो मीन्स कि इलेक्टेड बाय पीपल, वो लोग भी चयनित किनके द्वारा थे? पीपल के द्वारा होते हैं। बट दिस इज इन इंडिया, ये इंडिया में है। बट इन अदर कंट्रीज इफ यू टॉक अबाउट द मेम, है ना, रूलर्स ऑफ म्यांमार जो हैं, म्यांमार के जो रूलर्स है वो लाइक पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। कंट्रोल ऑफ द आर्मी है वहाँ पे आर्मी का कंट्रोल होता है। आर्मी जो है वो पूरा शासन करती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया का, इन सऊदी अरेबिया वहाँ भी जो है किंग जो है रॉयल फैमिलीज़ में जो बॉर्न हुए होते हैं वो किंग बनते हैं, इसलिए वहाँ भी मोनार्ची सिस्टम है। अब हम चिली की बात करें, इन चिली कंट्री, यहाँ पे भी चिली में भी जो है डिक्टेटरशिप है, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स कि जो रूलर्स हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, वहाँ भी डिक्टेटरशिप का शासन चलता है। यूरोप के जो मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मोनार्ची सिस्टम, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक जो एलिमेंट्स थे वो उसमें विद्यमान थे। और ये जो है सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, ये रोमन सिविलाइजेशन तक इस चीज़ को देखने को हमको मिला कि ये जो सिस्टम है वो रोमन सिविलाइजेशन तक इस तरह का गवर्नमेंट का सिस्टम देखने को मिलता है। अब जब हम बात कर रहे हैं यूरोप के मिडिल एज की, तो अब उसमें देखिए कि जो एजेस है मिडिल एज का, जो कौन सा ये टाइम 5th से लेके 14th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, उस टाइम फेड्युअलिज्म था, है ना, फेड्युअलिज्म था। फेड्युअलिज्म में क्या होता है, इसमें जो द वासल्स जो होते हैं, द वासल्स वो लोग होते हैं जिन्हें कि जो लॉर्ड होते हैं, जिनके पास लैंड्स होती है, वो अपनी लैंड्स को जो है वासल्स को देते हैं, है ना, अपनी लैंड्स को इनको ग्रांट करते हैं, और जिसके बदले में जो ये वासल्स हैं उन लैंडलॉर्ड्स को अपनी मिलिट्री की सर्विस प्रदान करते हैं। सो इस तरह का सिस्टम जो कहाँ पे जो फेउडलिज्म का सिस्टम जो चला मिडिल एज में, जो 5th से लेके 14th सेंचुरी तक चला ये सिस्टम, इस सिस्टम में जो वासल्स थे जिन्हें कि लैंड्स को प्रोवाइड किया गया था लॉर्ड के द्वारा, तो उस लैंड के बदले में वो अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वो किसको देते थे? लॉर्ड्स को, जिन्होंने लैंड्स को प्रोवाइड किया था। 14th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ कि जो फेउडलिज्म था वो एंड हो गया, ठीक है, फेडरलिज्म का अंत हो गया। और क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एनफोर्स्ड हुए मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे भागों में कानून का और आदेश का जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लाइक उसका प्रादुर्भाव हुआ, कहना चाहिए कि वो काफ़ी अपनी सत्ता में आने के लिए आतुर हुए, कि मतलब लगने लगा कहीं ना कहीं कि अब जो है कानून व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, और इसका परिणाम शायद फेडरलिज्म का दुष्परिणाम होगा, जिसकी वजह से जो है इस पर विचार किया जाने लगा लॉ एंड ऑर्डर पे। अब उसके बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म जो था, नेशनलिज्म और रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो चीज़ों का मायने समझ में आने लगा लोगों को। नेशनलिज्म जो है जिसके द्वारा के लॉजिकल आउटकम्स जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के और नेशनलिज्म के, उसका जो आउटकम्स था, लॉजिकल आउटकम्स था, वो जो है वो डेवलपमेंट दिखाई दिया कि भाई अगर इस तरह की चीज़ों को हम मानते हैं, राष्ट्रीयवाद को अगर हम करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेटिक जो प्रादुर्भाव होता है, तो कहीं ना कहीं उससे देश में पॉजिटिविटी आती है और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो एक कलेक्टिव जो क्या बोलना चाहिए आइडेंटिटी थी, कि इसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो बेस बना था, कलेक्टिव जो हम कहना चाहिए कि सामूहिक जो अगर हम पहचान बताएं नेशनलिज्म का, तो वो ये था कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के संस्कृति, वहाँ का प्रजाति, ठीक है, रेस। और दूसरी बात जो निकल कर आई थी हमारी लॉ एंड ऑर्डर से, दूसरा था रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का था, जिसमें कि जो पीपल्स थे वो इलेक्ट करते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि वो उनके बिहाफ में जो है जो भी डिसीज़न लेना चाहें वो डिसीज़न लें। माने जनता के बिहाफ में जो है वो जो डिसीज़न लेंगे उनका भी जो इलेक्शन होता था वो थ्रू पीपल्स होता था।
अब हम कई बार हमारे को क्या होता है कि एग्जामिनर जो है, सॉरी एग्जाम में जो हमको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। लाइक डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसको आपको जो है लाइक एक्सप्लेन करना है। सो इसमें हमारे पॉइंट्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। पहले तो हम ये डेफिनेशन को देखें। एक तो इसमें आ गया आपका द रूलर्स, है ना, ये आ गया आपका द रूलर्स, है ना, यहाँ आ गया द पीपल भी आ गया इसमें, ठीक है। और इसके बाद इलेक्शन आ गया आपका, फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 4 बात आ गई। तो क्या ऐसा ये कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं हमारे, जो इलेक्टेड जो रूलर्स हैं, वो एक बार इलेक्टेड होने के बाद क्या वो जो है अपने मन मर्जी का कर सकते हैं, जो वो करना चाहते हैं, शासन जिस तरह का वो शासन करना चाहता है क्या वो कर सकते हैं। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन क्या फेयर इलेक्शन होता है, इलेक्शन क्या इजीली हो जाता है, इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इलेक्शन जो फेयर होता है, इस पर हम बात करेंगे। द पीपल की लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, पीपल के आखिर अल्टीमेट पावर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म रियल में क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, एक्चुअल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है वो हम करेंगे। तो इस डेफिनेशन के आधार पे ये पॉइंट्स तो निकल कर आए, इनको हम एलोबरेट करेंगे। अब हम देखेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वो डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं, क्या वो जनता के डिसीजन होते हैं। सो इसके लिए हमें देखेंगे पाकिस्तान को, है ना, हम किसको देख रहे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्या था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो क्या थे, वो मिलिट्री कोप थे 1999 में, है ना, 1999 में वो सिंपली एक कोप थे आर्मी में, मिलिट्री में। ही ओवरथ्रू, कौन, मुशर्रफ जो थे, मुशर्रफ ने जो है मुशर्रफ जो थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ की जो जो गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको ओवरथ्रू कर दिया, उसको फेंक दिया, उसको हटा दिया, और जो है खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। खुद को क्या इन्होंने डिक्लेयर किया, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने को डिक्लेयर कर दिया। खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बता दे कि भाई जो गवर्नमेंट थी वो उनको उठा के फेंक दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। और बाद में उन्होंने जो है अपना इस डेजिग्नेशन को चेंज किया 2002 में, और खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं अब प्रेसिडेंट बन गया हूँ। अब उनको इसकी परमिशन चाहिए थी, सो उन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में क्या था, रेफरेंडम में होता है कि इनको एक प्रकार का एक इलेक्शन टाइप का ही कराना होता है। सो पाकिस्तानी मीडिया है, ह्यूमन जो राइट्स थे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जगह इनकी आवाज़ उठी कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक जो इन्होंने किया है, ये सब रेफरेंडम जो है वो केवल मेल प्रैक्टिस पर था एंड फ्रॉड था। माने उन्होंने जो है वो गलत तरह से अपने को जो है अपने पक्ष में मत ले लिए हैं। और 2002 में जो है एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशूड किया गया, उसमें उन्होंने जो है अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। अब एक ट्विस्ट आता है कि जो इन्होंने क्या किया था कि अमेंडमेंट जो किया था इन्होंने अगस्त 2002 में, और एक जो लीगल जो फ्रेमवर्क जो इन्होंने ऑर्डर निकाला था जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया था, वो अमेंडमेंट क्या था, वो अमेंडमेंट था कि पाकिस्तान की जो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उसको डिसमिस कर दिया। इन दोनों को इन्होंने डिसमिस कर दिया, और क्या किया कि जो सिविल कैबिनेट जो है उसका जो सारा काम, जितना भी जो काम है नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबली का, वो क्या कौन देखेगी, सिविल कैबिनेट देखेगी। और जो सिविल कैबिनेट है वो उसको सुपरवाइज जो है वो कौन करेगा, आपका नेशनल
सिक्योरिटी काउंसिल करेगा, माने इसके ऊपर बैठा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, ताकि वो इसके काम को सुपरवाइज करें। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो है इसके ऊपर भी जो सुपरवाइज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कर रहा है, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कर रहा है वो ये भी डोमिनेट किए जाते हैं किन के द्वारा? मिलिट्री ऑफिशियल्स। माने आप देखिए कि इनका जो काम है इधर चल रहा है, इनको ये दबा रहा है और इनके ऊपर ये है। तो इस तरह से जो है वहाँ पे एक प्रकार का एक दूसरे के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। इस तरह से जो मिलिट्री ऑफिशियल्स का जो डोमिनेशन था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, और अल्टीमेटली वो किसका था? वो अल्टीमेटली जो सारे पावर्स जो थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के थे। पूरी तरह से मुशर्रफ ने जो है सब कुछ अपने अंडर में कर लिया था। अब देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है इलेक्शंस तो हो रहे थे, जो भी इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में, उसमें सारा डिसीजन जो है जो जनता भले ही चुन रही थी अपने लीडर्स को, बट अल्टीमेटली सारा जो है पावर और सारा जो निर्णय होता था अंत का वो मुशर्रफ के द्वारा ही किया जाता था। तो जो मेजर डिसीजन थे बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ये सिर्फ एक कहने की बात रह गई थी, ये वास्तव में जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने हाथ में लिए हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो जिस तरह का होता है वो चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होता कि भाई जनता इलेक्ट करे अपने रूलर्स को और डिसीजन अल्टीमेटली ले कोई और। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स कि डेमोक्रेसी में जो है पावर जो है डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, उनके द्वारा होना चाहिए जिन्हें की जनता चुनती है। ये ना हो कि जनता उन्हें चुनती है बट अल्टीमेटली जो पावर जाती है किसी और के, और डिसीजन जो है वो कोई और लेता है। ऐसा पाकिस्तान में हुआ, बट इन इंडिया यहाँ पे जो है जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है अल्टीमेटली जो है इलेक्टेड पर्सन्स ही लेते हैं बिहाफ ऑफ पीपल। नेक्स्ट फीचर में आता फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। मींस कि ऐसा ना हो कि जैसे मैक्सिको में होता है या जो चाइना में होता है कि लगता है कि फेयर और जो फ्री इलेक्शन हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो है अगर जनता चाहे भी तो उस रूलर्स को हटाना तो वो नहीं हटा सकती, चाहे वो कितने भी उसके खिलाफ हो। बट इन इंडिया यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। और अगर जो रूलिंग पार्ट इंडिया में जो है इलेक्शन जो है मस्ट ऑफर द रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। जो है पॉलिटिकल जो अल्टरनेटिव्स हैं, मीन्स कि हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उनके अपने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। सो रियल चॉइस है, जनता को रियल चॉइस दी गई है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के द्वारा। मतलब मीन्स कि कई सारी पार्टीज़ हैं, उनके अपने अपने जो हैं घोषणाएं होती हैं, अपने अपने जो उनके एजेंडे होते हैं। तो इस तरह के एजेंडे के आधार पे जनता को पूरी छूट होती है कि वो जो हैं अपने रूलर्स को चुन सकें, और उनको ये भी अधिकार है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते आफ्टर सम टाइम्स, या उनके जो उनके एजेंडे हैं उनको फुलफ़िल नहीं करते हैं, जो उनकी डिमांड्स उनको फुलफ़िल नहीं करते हैं, जिस कारण से उन्होंने इलेक्ट किया उन्हें नहीं फुलफ़िल करते हैं, तो उन्हें चॉइस होती है कि वो वापस उनको हटा भी सकते हैं। सो उनको चॉइस है कि वो उनको रिमूव करें, जो भी जो रूलर्स हैं उनको वो उसको हटा भी सकते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार कई कंट्रीज़ में कुछ विचित्र सी बातें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक, है ना, सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे जो है 2015 तक जो है वुमेन्स जो थी उनको 2015 तक वुमेन्स को वोट टू राइट ही नहीं था, मतलब वोट करने का राइट ही नहीं था, राइट टू वोट ही नहीं था, कि वो मताधिकार ही उनको प्राप्त नहीं था। अब ऐसे इस्टोनिया जो है, इस्टोनिया में क्या था कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी इस्टोनिया में, वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी उन माइनॉरिटीज़ को भी राइट टू वोट नहीं था, उन्हें भी राइट टू वोट की मनाही थी, मतलब वो वोट नहीं दे सकते थे, राइट टू वोट
वहाँ भी नहीं था। सो कहाँ कहाँ नहीं था? सऊदी अरेबिया में वुमेंस को नहीं था, इस्टोनिया में राइट टू वोट किसको नहीं था? जो इस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी उनको नहीं था। और फ़िजी की अगर हम बात करते हैं, फ़िजी में जो इंडिजिनस जो फ़िजी थे उनके वोट का जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपैरिजन टू इंडियन फ़िजीज़ के। इंडियन फ़िजीज़ के वोट की वैल्यू कम थी कंपैरिजन टू इंडिजिनस फ़िजी। ये जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर नहीं होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है मतलब पॉलिटिकली सभी को इक्वल पावर होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो इस तरह का होता है कि सभी के जो है पावर जो है वो इक्वल होने चाहिए। उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी होता है। सो इस तरह से हमें थर्ड जो फीचर मिलता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। माने कि डेमोक्रेसी में तो क्या है, हर एक एडल्ट, हमारे यहाँ वोटिंग राइट जो है वो क्या है 18 और 18 से अबव है। सो हर एक एडल्ट को जो है, जो कि सिटीज़न है, उस देश का नागरिक है, उसको वन वोट का राइट है कि वो एक वोट डाल सकता है और उस हर एक वोट की अपनी एक ही वैल्यू होती है। ये नहीं कि जो कोई बड़ा है, रिचेस्ट है, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और जो गरीब है उसके वोट की वैल्यू कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें हमको ये देखना है कि जो रूल्स जो बने हुए हैं वो जो है हमारे अधिकारों का हनन ना करें, नियमों का हनन ना करें। जो भी रूल्स ऑफ लॉ जो है और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स जो है वो उसका हनन ना हो। रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स जो हैं किया जाए कि जो कुछ हम बेसिक रूल्स बनाते हैं उनका मान रखा जाए। और साथ ही रिस्पेक्ट फॉर गारंटी टू माइनॉरिटीज़, मीन्स कि माइनॉरिटीज़ के रिस्पेक्ट की भी मतलब गारंटी दी जाए कि ऐसा ना हो कि जो नियम और कायदे बने, जो रूल्स बने, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के फेवर में ना हो, माइनॉरिटीज़ के हक में ना हो। सो हमें जो भी रूल्स एंड लॉ बनाने हैं, जो भी हमें राइट है, उन सबका समानता के आधार पर बनाना होगा। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें चौथा फीचर मिल जाता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स। माने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे रूल करना है लिमिट्स के, उसमें सीमा के अंदर उनको अपना शासन करना होगा। और कौन सी सीमा है? जो कि सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कि संविधान के द्वारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, सेट किए गए हैं। एंड सिटीजन्स राइट, और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके आधार पे जो लिमिट्स बनाई गई हैं उनके आधार पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को रूल करना है, जिससे कि किसी भी अधिकारों का हनन ना हो। ये है हमारा फोर्थ फीचर। सो इस तरह से व्हाट इज़ गवर्नमेंट जो है वो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये हमारे सेकंड पार्ट व्हाट डेमोक्रेसी हमारा कंप्लीट हुआ है, और व्हाई डेमोक्रेसी वो हमको सेकंड वीडियो में देखने को मिलेगा।